हेलो दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रगति आईएएस में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप ऑलरेडी मेरा पॉलिटी लेक्चर देख रहे हैं और इस लेक्चर में आप लोग फिगर से समझ गए होंगे कि हम लोग आज पॉलिटी नहीं, हम लोग आज ज्योग्राफी की बात करेंगे। और जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है, विश्व भूगोल या वर्ल्ड ज्योग्राफी से हम लोग शुरू करेंगे ज्योग्राफी का लेक्चर। यह लेक्चर दोस्तों एनसीईआरटी पुस्तक से और अन्य जो भी स्टैंडर्ड किताबें हैं उन सभी स्टैंडर्ड किताबों से जुड़ा हुआ होगा। आपको इस लेक्चर के माध्यम से आज हम लोग जो भी टॉपिक डिस्कस करेंगे, आज हम लोग शुरू करेंगे ब्रह्मांड से, तो ये टॉपिक आपको एनसीईआरटी में भी कवर हो जाएगा और जितने स्टैंडर्ड किताबें हैं उन सभी किताबों में ये टॉपिक कवर हो जाएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो आप लोग इसको प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच पाए। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से मैं ऐसा चीज आप लोग के सामने लाने का प्रयास कर रहा हूं जो पेड कोर्स में मिलता है और मैं उसे फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग के लिए लेकर आ रहा हूं। तो मेहनत बहुत कर रहा हूं। आप लोग अगर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा तो जरूर इसका वो मेरे लिए एक मोटिवेशन की तरह काम करेगा। अंत तक बने रहिएगा वीडियो में, क्योंकि अंत तक बने रहेगा तो ये जो फिगर देख रहा है इस फिगर को और लास्ट में पृथ्वी पे जीवन कैसे समाप्त होगा, इन सब चीजों को हम वीडियो के अंत में एकदम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग अंत तक जरूर इस वीडियो को देखिएगा। और उसके बाद हम लोग गैलेक्सी का निर्माण, सबसे लास्ट में गैलेक्सी और तारों का निर्माण से, तारों के निर्माण से संबंधित कुछ चीजों को डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हम इस लेक्चर को शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं विश्व भूगोल या ज्योग्राफी। तो भूगोल दोस्तों दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, भू और गोल। यहां जैसा लिखा हुआ है टॉपिक, तो भू और गोल मतलब कि भूमि जो है वो हमारी गोल है। तो भूमि गोल है, तो और भूमि गोल है और ये कहां है, तो चारों तरफ देखने पर हमको दूर दूर तक आकाश ही दिखाई देता है। और पहले भी ये आकाश दिखाई देता था। इस आकाश के माध्यम से हुआ क्या कि लोगों के अंदर, जो हमारे प्राचीन जो विचारक थे, जो प्राचीन दर्शन के लोग थे या विद्वान लोग थे, उन लोगों के मन में एक विचार उत्पन्न हुआ कि आखिर ये धरती घूम कैसे रही है, सुबह कैसे हो रहा है, सूर्योदय कैसे हो जा रहा है, सूर्यास्त कैसे हो जा रहा है। इन सब चीजों पर कार्य करना वो प्रारंभ किए। तो इन सब चीजों में सबसे पहले एक विचारक थे क्लॉडियस टोल्मी। अगर आप इनका नाम सुने होंगे तो क्लॉडियस टोल्मी, और इन्होंने सबसे पहले इस ब्रह्मांड को देखकर एक जियोसेंट्रिक अवधारणा प्रस्तुत की। जियोसेंट्रिक का मतलब है, जियो मतलब ज्योग्राफी से संबंधित है दोस्तों, ज्योग्राफी मतलब भूगोल। तो ये कह रहे हैं कि, और जियो मतलब पृथ्वी से संबंधित है क्योंकि पृथ्वी का जो आकार है वो जियोइड है। जियोइड मतलब भू आभ उसको कहते हैं, थोड़ी सी चपटी है। तो क्लॉडियस टोल्मी महोदय ने कहा कि पृथ्वी जो है, जो हमारा जो ब्रह्मांड है वो पृथ्वी सेंट्रिक है, मतलब अर्थ एक जगह स्थिर है, जो हमारी पृथ्वी है वो एक जगह स्थिर है और जितने ग्रह और सूर्य जो है वो इसके चारों तरफ जो है वो चक्कर लगा रहे हैं। तो क्लॉडियस टोल्मी महोदय ने तो ये बात कह दिया। अब ये बात बहुत दिनों तक लागू रही। और क्लॉडियस टोल्मी बोले कब थे ये, तो ये बोले थे 140 ईस्वी में। 140 ईस्वी में क्लॉडियस टोल्मी महोदय ये बात बोलकर चले गए कि जो हमारी पृथ्वी जो है वो सेंटर में है ब्रह्मांड के, या जो सोलर सिस्टम है उस सोलर सिस्टम के, और सभी ग्रह और सूर्य और तारे जितने भी हैं वो सारे पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं। ये बात चलती रही और आगे चलकर 1543 ईस्वी में, 1543 ईस्वी, देखिए इन्होंने कहा था 140 में और ये आए तो ये बोले 1543 ईस्वी में। 1543 में निकोलस कोपरनिकस नामक एक पोलैंड के विद्वान थे। उन्होंने कहा कि नहीं, ये जियोसेंट्रिक नहीं है, ये हेलियोसेंट्रिक है। और हेलियो मतलब होता है सूर्य। तो पहली बार कोपरनिकस महोदय ने कहा कि ये जो हमारा जो सोलर सिस्टम है वो सूर्य सेंट्रिक है, यानी केंद्र में सूर्य है और बाकी सभी ग्रह जो है वो इस सोलर सिस्टम में चक्कर लगा रहे हैं, किसके, सूर्य के। तो इस तरीके से टोल्मी महोदय की जो बात है वो गलत साबित हुई और हेलियोसेंट्रिक। और आगे जितने भी हमारे जो विकास हुए, आगे जितने भी जो रिसर्च हुए, वो सभी अब सूर्य को केंद्र में रखकर आगे 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 बढ़ते हुए चले गए। तो मानव मस्तिष्क, अब आते हैं कि आखिर ये ब्रह्मांड आया कहां से या किसने सबसे पहले सोचा। तो मानव है, मान लीजिए कि मानव ऐसे रात में सोया हुआ था, जो सबसे पहले मानव बना होगा, मानव इस रात में सोया हुआ होगा, तो वो ऐसे ऊपर आकाश में देख रहा है तो उसे एक क्यूरियोसिटी, अपने अंदर से एक विचार उत्पन्न हुआ कि यार इतने सारे ये सारे चीज चमक रहे हैं, तारे चमक रहे इतने सारे, ये है क्या, और हम कहाँ हैं, क्या हम भी हवा में हैं या कहाँ हैं। तो जितने ये सारे जो भी हमारे सामने तारा, ग्रह इत्यादि, मतलब ग्रह तो दिखते नहीं थे, तारे ही दिखते थे रात में और दिन में एक चंद्रमा दिखता रहा होगा। तो इन सब चीजों को सोचकर उन्होंने इसको नाम दे दिया, संपूर्ण इसको पूरा जो भी उनको सोलर सिस्टम या तारे और चंद्रमा वगैरह दिखाई दे रहा था, इसको देखकर उन्होंने इसको ब्रह्मांड का नाम दे दिया। तो सबसे पहले हमारे सब सामने एक शब्द उभर कर आया, ब्रह्मांड।
तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रह्मांड क्या है, ठीक है। फिर ब्रह्मांड देखेंगे, ब्रह्मांड के अंदर फिर अब जैसे पहले हम समझेंगे ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के अंदर फिर कौन कौन सी चीजें होंगी, और वहां से फिर तारा, और मतलब ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के अंदर गैलेक्सी, गैलेक्सी के अंदर तारा, और उस तारा के अंदर फिर उस तारे से निकले हुए जो 8 ग्रह हैं, और उस 8 ग्रहों में जो हमारी पृथ्वी है, उस पृथ्वी की चर्चा शुरू करेंगे। देखिए अचानक से एकदम से पृथ्वी पे नहीं आते हैं, पहले चीजों को समझते हैं कि पहले यही है तैयारी करने का एक सबसे बड़ा जो जरिया है या तरीका है, वो यही है कि पहले वो टॉपिक हमारा आ कहां से रहा है। अगर उस टॉपिक को समझ गए तो फिर आगे की चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। तो खैर हम समझते हैं कि ब्रह्मांड किसे कहते हैं। तो ब्रह्मांड दोस्तों उसे कहते हैं जितने ग्रह हमारे सामने दिख रहे हैं, ठीक है, एक विशाल अंतरिक्ष, विशाल अंतरिक्ष मतलब दूर दूर तक आप आकाश में देखते रहिए, दूर दूर तक आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो विशाल अंतरिक्ष जिसके अंतर्गत सभी पिंड जैसे तारा, ग्रह, उपग्रह इत्यादि, तारा, ग्रह, उपग्रह इत्यादि, ये सभी चीजें जो है, जितनी खगोलीय पिंड है, ये सभी ने मिलकर क्या निर्माण किया, एक ब्रह्मांड का निर्माण किया। तारा, ग्रह, उपग्रह इत्यादि मिलकर, ये जितने खगोलीय पिंड है, इन सभी पिंडों ने मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण किया। अब इस ब्रह्मांड के अंदर क्या क्या चीजें हैं, तो ब्रह्मांड के अंदर, अच्छा सब उसके बाद आते हैं कि ब्रह्मांड का निर्माण हुआ कैसे। सबसे पहली बात है कि ब्रह्मांड, ठीक है, ब्रह्मांड की तो परिभाषा हम देख लिए कि ब्रह्मांड क्या है, तारा, ग्रह, उपग्रह जितने खगोलीय पिंड है सभी मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण किए। तो ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, यह भी तो बात समझना आवश्यक होगा। तो इस निर्माण, अब देखिए ब्रह्मांड के निर्माण को लेकर बहुत सारी अवधारणाएं, बहुत सारे सिद्धांत दिए गए, लेकिन आज जो आधुनिक काल में जो एक अवधारणा सर्वमान्य है उसे कहते हैं हम लोग बिग बैंग थियरी या बिग बैंग सिद्धांत। नाम आप लोग भी सुने होंगे, बिग बैंग सिद्धांत। इसके जनक जो है वो जॉर्ज लेमेतेयर है। ये सब पीटी का प्रश्न है। जो बिग बैंग थ्योरी के जनक हैं उनको कहते हैं जॉर्ज लेमेतेयर, ठीक है। और बिग बैंग थ्योरी बताया किसने, बिग बैंग थ्योरी को बताया किसने, देखिए सिद्धांत दिया इन्होंने, लेकिन ये बिग बैंग थ्योरी की संकल्पना प्रस्तुत जो की वो महोदय थे 1920 ईस्वी में एडविन हब्बल। आप हब्बल टेलीस्कोप का नाम सुने होंगे, वो इन्हीं के नाम पर बना हुआ है। तो एडविन हब्बल अपने दूरबीन से देखकर ये बताए कि ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड का निरंतर क्या हो रहा है दोस्तों, विस्तार हो रहा है। ध्यान देखिएगा, विस्तार हो रहा है। तो आखिर ये विस्तार हुआ कैसे, अब ये विस्तार हुआ कैसे, इसी बात को बताए जॉर्ज लेमेतेयर महोदय। तो आइए देखते हैं कि ये ब्रह्मांड का विस्तार कैसे हो रहा है। पहले तो ब्रह्मांड समझ लिए, अब ब्रह्मांड में बिग बैंग थ्योरी को समझेंगे और उसके बाद देखेंगे कि कैसे ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। तो बिग बैंग थ्योरी को समझने के लिए इसके कुछ चरण हैं, कुल 3 चरणों से होकर बिग बैंग थ्योरी जो है वो आगे बढ़ती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि पहले चरण में क्या हो रहा है। तो बिग बैंग थ्योरी कहती है कि बिग बैंग थ्योरी का जो सबसे पहला चरण है वो कह रहा है कि जो हमारा जो ब्रह्मांड, जो आज इतने सारे खगोलीय पिंड जो दिख रहे हैं, ये सभी पहले एक छोटा सा एक कण हुआ करता था, एकदम छोटा सा। देखिए टाइनी बॉल हम लिखे हुए हैं, एक अणु मतलब एक छोटा सा कण। और इस छोटे से कण में था क्या, तो अनंत उष्मा मतलब अनंत एनर्जी इसके अंदर है और अनंत द्रव्यमान इसका है। मतलब मास जो है वो इसका, इस छोटे से बॉल में पूरा इसका मास भी है, इस पूरे ब्रह्मांड का, और उसके अंदर एक एनर्जी भी है। और धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये एकदम संकुचित हो जा रहा है, कंप्रेस होते जा रहा है, मतलब अपने आप में और छोटा होते जा रहा है। तो आप किसी चीज को, आप रबड़ का बॉल ले लीजिए, उसको खूब तेजी से दबाइए, तो दबाते दबाते एक दिन क्या होगा कि वो रबड़ जो है वो अणु आपस में चिपके हुए तो हैं, लेकिन जैसे ही आप उसको खूब दबाएंगे वो आपके हाथ से कहीं इधर से निकलेगा, कहीं उधर से निकलेगा, कहीं से भी वो निकल सकता है। तो यानी कि अगर वो विस्फोट होने लायक चीज होता तो जरूर वो बॉल जो है वो विस्फोट हो जाती, लेकिन वो विस्फोट नहीं हो पाती क्योंकि उसके अणु जो है वो रबड़ है, वो सिंथेटिक टाइप का बना हुआ है, वो विस्फोट होगा नहीं, वो फटेगा नहीं। क्या उसके जैसी और कोई चीज, जैसे आप एक मिट्टी का कुछ ऐसे बना लीजिए, या घर में मिठाई होगी, लड्डू आता है, उस लड्डू को लेके आप प्रेस कीजिए, देखिए वो उसके अंदर विस्फोट हो जाएगा, वो हाथ में आपके पूरा बिखर जाएगा। ठीक उसी तरीके से ये टाइनी बॉल जो है वो पूरा एकदम संकुचित होते जा रहा था, और संकुचित होते 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 दूसरे चरण में आते हैं। तो पहले एक अणु के रूप में था, अब एक अणु से फिर दूसरे चरण में आए तो टाइनी बॉल एक्सप्लोडेड। एक अणु, जो एक अणु था उसमें क्या हो गया, विस्फोट हो गया। कैसे, वो जितना ज्यादा संकुचित, अभी बताया लड्डू वाला एग्जांपल दिए, उस लड्डू वाला एग्जांपल में वो पूरा का पूरा विस्फोट हो गया। और विस्फोट होने के बाद अनंत उष्मा, अभी बताया उसके अंदर एनर्जी भरपूर, अनंत मतलब इनफाइनाइट मात्रा में उसके अंदर एनर्जी थी। तो वो एनर्जी जो है वो, उस एनर्जी से जबरदस्त एक विस्फोट हुआ, और विस्फोट होने के बाद पहले 3 मिनट में ही क्या हुआ, एक नाभिक का निर्माण हो गया।
लेकिन जो टेम्परेचर है वो कई लाख मतलब कई करोड़ गुना मतलब इतना ज्यादा टेम्परेचर, कई करोड़ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया वहां का। लेकिन पहले नाभिक का निर्माण हो गया। तो ये दूसरे चरण में क्या हुआ, उस अणु में विस्फोट हुआ और पहले 3 मिनट में ही क्या हुआ, पहले नाभिक का निर्माण हो गया। उसके बाद क्या हुआ, देखिए हम लोग ब्रह्मांड समझ रहे हैं ना, तो ब्रह्मांड में बिग बैंग थ्योरी, उसके अंदर जो 2 चरण देख चुके हैं, तीसरा चरण आते हैं। तीसरे चरण में क्या हुआ कि इस विस्फोट, जो ये विस्फोट हुआ था, इस विस्फोट के 3 लाख वर्ष के बाद, इस विस्फोट के 3 लाख वर्ष के बाद जो टेम्परेचर है वो 4500 किलोमीटर, 4500 किलोमीटर बोले, 4500 केल्विन, 4500 केल्विन से 4500 केल्विन के आसपास जो पूरे ब्रह्मांड का तापमान है वो कम होते गया। और कम होते ही क्या हुआ, धरती पे पहले ब्रह्मांड में पहले पदार्थ का निर्माण हुआ। धरती पे पहले पदार्थ का निर्माण हुआ और जो ब्रह्मांड है वो पारदर्शी हो गया। ब्रह्मांड पूरा चारों तरफ सब कुछ दिख रहा है, आर पार तक दिख रहा है ब्रह्मांड। तो इस तरीके से हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, इसमें विस्फोट हुआ और विस्फोट होने के बाद सारे जो कण हैं, ये जो छोटा सा अणु था, इसके सारे कण जो है वो बिखर गए। अब बिखर गए तो वो क्या एक जगह इकट्ठे रहे या वो बिखरते जा रहे हैं। यही बात हब्बल महोदय, जब विस्फोट होने के बाद का अगला चरण जो है वो एडविन हब्बल महोदय बता रहे हैं कि ब्रह्मांड का निरंतर क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। अब ये विस्तार समझने के लिए आपको यहां पे जो फिगर दिख रहा है, ये फिगर ही आपको बताएगा कि कैसे ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। तो आइए इसको समझते हैं और इसके लिए प्रमाण क्या दिए गए हैं, उन प्रमाणों को हम समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर कैसे बताए एडविन हब्बल महोदय कि इसका विस्तार हो रहा है। तो इसको समझने के लिए आइए देखते हैं इसको कि कैसे इसका विस्तार हो रहा है। तो पहले तो आप देख लीजिए कि ये एक छोटा सा पार्टिकल है, ठीक है। इस पार्टिकल में हुआ विस्फोट, आप यहां ध्यान से देखते रहिएगा। ये एक पार्टिकल, जो पहला चरण, एक टाइनी पार्टिकल, इस पार्टिकल में हुआ विस्फोट और विस्फोट होने के बाद अब देखिए, अब पहले सब एक ही में है, उसके बाद यहाँ पे 4 पार्टिकल, 4 कण दिख रहे हैं, मतलब 4 ऐसे कुछ बन गया होगा। उसके बाद फिर अगले फिगर में जब आप आएंगे तो देखिए इनके बीच की जो दूरी है वो थोड़ी सी बढ़ गई। यहां भी मतलब ये फिगर थोड़ा सा ऐसे बन गया है, इसको मान लीजिए थोड़ा सा कम कर देंगे तो इनके बीच की दूरी बढ़ गई और यहां भी देखिएगा तो दूरी जो है वो बढ़ गई। फिर यहां देखिएगा तो यहां और दूरी बढ़ गई, इन दोनों के बीच दूरी बढ़ गई और ये वाली दूरी भी बढ़ गई। फिर यहां देखिए तो ये दूरी बढ़ गई और ये दूरी बढ़ गई, यहां भी दूरी बढ़ गई और यहां भी दूरी बढ़ गई। तो इस प्रकार से एडविन हब्बल महोदय कहते हैं कि ये जो ब्रह्मांड का जो है वो विस्तार हो रहा है, ठीक है। अब दूसरा, इसमें वो पहला प्रमाण तो ये फिगर बता देता है, दूसरा प्रमाण भी इसी फिगर से है। वो कहते हैं कि जो लाइट है, जो किसी दूसरे तारे से या दूसरे जगह से जो लाइट आ रही है वो लाल कलर की आ रही है, रेड कलर की। तो जैसे आप गैस, घर में माताजी खाना बनाते होंगे, आप गैस जलाते होंगे तो देखिए जो एक नीचे एक ब्लू फ्लेम होता है, उसके ऊपर थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो येलो फ्लेम होता है और सबसे ऊपर जो होता है वो रेड फ्लेम होता है। तो रेड फ्लेम मतलब लाल कलर का, उसका जो आंच होगा ना वो लाल कलर का आपको दिखेगा। तो लाल कलर में आपको लगता होगा कि लाल में सबसे ज्यादा गर्मी होती है, नहीं, जो सबसे नीचे जो ब्लू है सबसे ज्यादा हीट वहां होगी, उसके बाद येलो में होगी और उसके बाद रेड में होगी। तो रेड यहां दिख रहा है, जो लाइट आ रही है, इसीलिए हम रेड से बनाए भी हैं कि ये जो लाइट आ रही है एक दूसरे से, मान लीजिए कि यहां पे सूर्य है और यहां पे अर्थ है, तो अर्थ जब है तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि सुबह सुबह जब सूर्योदय होता है ना तो वो लाइट जो है वो रेड जैसी होती है। तो रेड का मतलब क्या है कि वो कम लाइट, इंटेंसिटी उसकी कम होती है। लेकिन आप दोपहर में 12 बजे देखिए तो ये लाइट कैसी हो जाती है, येलो हो जाती है। और येलो होने का मतलब है कि उसके अंदर एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा, इसीलिए दोपहर में गर्मी जो है वो बहुत ज्यादा लगती है। तो खैर यहां से ये हुआ कि जो लाइट जो आ रही है दूसरे तारों से इत्यादि से, वो जो लाइट है वो लाल कलर की आ रही है और लाल कलर जो बता रहा है कि जो दूरी है वो बढ़ते जा रही है, क्योंकि लाइट की जो इंटेंसिटी है वो घटते चली जा रही है। तो इस प्रकार एडविन हब्बल महोदय बताए कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है और इसके लिए बिग बैंग सिद्धांत के लिए एक प्रमाण प्रस्तुत कर दिए कि देखिए दूरी जो है वो बढ़ते जा रही है और जो लाइट है वो लाइट का भी इंटेंसिटी जो है वो बढ़ते चला जा रहा है, मतलब कि घटते चला जा रहा है, क्योंकि लाइट जो है वो ब्लू से येलो और येलो से हमारे यहां जो पहुंच रही है वो रेड पहुंच रही है। इस तरीके से कहा गया। और अगला कहा गया कि आकाश गंगाओं के बीच की जो दूरी है, आकाश गंगाओं के बीच की दूरी, अभी वही वाली बात है कि जो लाइट है वो रेड होते जा रही है, लेकिन ये विस्तार जो है, एक यहां पे कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिएगा कि ये जो विस्तार है, जो ब्रह्मांड के जो खगोलीय पिंडों में जो विस्तार हो रहा है, ये विस्तार खगोलीय पिंडों में, मतलब मान लीजिए कि ये एक गैलेक्सी है, ठीक है, आकाशगंगा है और एक आकाशगंगा ये है। आकाशगंगा है क्या, अभी आएंगे तो आगे बताएंगे। आकाशगंगा जो है वो करोड़ों करोड़ तारों का एक समूह है
उसी तरीके से जैसे हमारा जो आकाशगंगा, हमारी आकाशगंगा कौन सी है, मिल्की वे उसको कहते हैं। तो मिल्की वे जो है उसको एक तारों का एक समूह होती है। तो देखा ये गया, ये फिनोमेना घटित हो रहा है कि इन दोनों के बीच की तो दूरी बढ़ रही है, दो आकाश गंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है, लेकिन इन आकाश गंगाओं के भीतर जो तारे हैं, इनके अंदर जो स्टार हैं, इन स्टार्स की दूरी नहीं बढ़ रही है। मतलब एक्सपेंशन ब्रह्मांड का हो रहा है, ना कि उस गैलेक्सी का हो रहा है, उस आकाश गंगा का हो रहा है। ठीक है, उस गैलेक्सी का विस्तार नहीं हो रहा है, बल्कि ब्रह्मांड का विस्तार होता है। मतलब पिंड दूरी जा रहे हैं, लेकिन पिंड के अंदर के जो पार्टिकल हैं वो दूर नहीं जा रहे हैं। तो ये एक आप याद रखिएगा कि पिंड जरूर दूर जा रहे हैं एक दूसरे से, लेकिन पिंड के भीतर की चीजें जो है वो दूर नहीं जा रही हैं। तो ये हो गया दोस्तों बिग बैंग प्रमाण, मतलब बिग बैंग थियरी के प्रमाण हो गए। आगे आते हैं और आगे देखते हैं कि जो दूरी है, अब वहां पे आप दूरी देख लिए कि दूरी बढ़ते जा रही है। तो ब्रह्मांड में दूरी मापने के लिए इकाई कौन सी प्रयोग की जाती है? तो देखिए, ब्रह्मांड में दूरी मापने की इकाई तो आप सुने होंगे प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष का मतलब क्या होता है कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। कोई प्रकाश जो है वो एक वर्ष में कितना दूरी तय कर रही है, इसी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो कितना दूरी तय कर रही है? ये है 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर। ये आप लोग रट लीजिएगा, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया है, तो ये याद रखेगा कि एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर। और दूसरी एक दूरी है पारेसक दूरी। तो पारेसक इकाई जो है वो कहती है कि एक पारेसक बराबर कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। तो ये प्रकाश, अब सबसे छोटी इकाई जो है वो खगोलीय पिंडों के बीच की मापने के लिए उसको प्रकाश वर्ष कहते हैं, और दूसरी उससे बड़ी जो है वो पारेसक कहते हैं। पारेसक दो तारों के बीच की दूरी मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये आप समझ लिए ब्रह्मांड में दूरी मापने की इकाई। अब देखते हैं कि बिग बैंग थ्योरी जो हम यहां पे पढ़ाए आपको, बिग बैंग थ्योरी में कैसे डेवलपमेंट हुआ, बस इसी फिगर के माध्यम से आपको समझा दे रहे हैं। तो जैसा कि अभी देखिए बिग बैंग, अब ये बिग बैंग क्या हुआ? विस्फोट होने के समय क्या हो रहा है? हाई एनर्जी, अभी बताए थे उच्च तापमान होता है, पार्टिकल के अंदर रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, हाई एनर्जी जब होगी तो दो पार्टिकल होंगे, उन दोनों के बीच क्या होगा? रिएक्शन होगा। इस रिएक्शन से क्या होगा? पहला विस्फोट, फ्यू मिनट, पहला विस्फोट। अब इसमें क्या हो जाएगा? विस्फोट हो जाएगा। ये कोलाइड का मतलब एक फटेगा, और फटने के बाद पहले फ्यू मिनट, यानी कि यही देखिए 3 मिनट जो लिखे हैं, इस 3 मिनट में क्या होगा? पहले न्यूक्लियाई, ठीक है, पहले नाभिक का निर्माण हो जाएगा। उसके बाद आगे जैसे ही बढ़े तो 3 मिलियन, ठीक है, 3 लाख, सॉरी मिलियन नहीं, 3 लाख वर्ष के बाद पहले एटम का निर्माण हुआ। वही बात लिखे, पहले पदार्थ का निर्माण हुआ। 3 लाख साल के बाद पहले पदार्थ का निर्माण हुआ। उसके बाद आगे जब बढ़े तो फ्यू 100 मिलियन ईयर्स। अब 100 मिलियन मतलब 1 मिलियन में 10 लाख, उसमें 100 का गुणा कर दीजिए, तो कुछ हजार वर्षों के बाद पहले गैलेक्सी का निर्माण, कुछ हजार लाख वर्षों के बाद पहले गैलेक्सी और पहले तारे का निर्माण हुआ। और आगे जब ये घटना घटते गई, क्योंकि ये बिग बैंग थ्योरी एक जगह रुक नहीं रही है। देखिए हो क्या रहा है कि पहला एक कण इसके अंदर विस्फोट हुआ, फिर क्या हुआ कि सारे कण एक दूसरे के साथ बिखर गए, और बिखरने के बाद फिर सभी कण क्या होंगे? ऐसे ऐसे सब फैले हुए हैं। ये फैले हुए कण फिर एक जगह इकट्ठा होना शुरू होंगे। तो पहले एक कण था, अब ऐसे 2 कण हो जाएंगे, 3 कण हो जाएंगे, फिर इनमें विस्फोट होगा, ये सारे कण फिर आपस में फैलना शुरू करेंगे, फिर आगे फिर ऐसे ही ये घटना निरंतर चलते जा रही है, और उसी चलने के क्रम में ये सारी चीजें घटित होते जा रही हैं। तो पहले में देखे कि हाई एनर्जी पार्टिकल, उसमें रिएक्शन हुआ, उसकी वजह से विस्फोट हुआ, और विस्फोट से 3 मिनट के बाद पहले न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद 3 लाख साल के बाद पहले एटम का निर्माण हुआ। उसके बाद फ्यू मिलियन 100 ईयर्स के बाद पहले गैलेक्सी और पहले स्टार का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद और जब आगे बढ़े तो फ्यू बिलियन ईयर्स के बाद कुछ और वर्षों, अब यहां मिलियन था, यहां बिलियन वर्ष के बाद क्या हुआ? एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स बिगिंस। अब जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड का विस्तार अब क्यों प्रारंभ हो रहा है? क्योंकि गैलेक्सी का निर्माण हो गया है दोस्तों। अब तक गैलेक्सी का निर्माण नहीं हुआ था, और हम बताए कि विस्तार किसमें हो रहा है? गैलेक्सी में हो रहा है। तो पहले गैलेक्सी का निर्माण हुआ, और गैलेक्सी में क्या हो जाएगा? बिलियन ईयर्स के बाद इस गैलेक्सी में विस्तार शुरू हो जाएगा। उसके बाद 9 बिलियन ईयर्स के बाद क्या हो गया? फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम। जो हमारा जो सोलर सिस्टम है, जिसमें 8 ग्रह और एक सूर्य है, इस सोलर सिस्टम का जो विकास है, वो फॉर्मेशन है, वो कब हुआ? 9 बिलियन ईयर्स के आसपास हुआ। उसके बाद
10 बिलियन ईयर्स। अब यहां से 100 बिलियन ईयर और आगे 1 बिलियन ईयर आगे जब बढ़े तो लाइफ ऑन अर्थ बिगिंस, पृथ्वी पे जो है वो जीवन का प्रारंभ शुरू हुआ। पृथ्वी पे 10 बिलियन ईयर्स के बाद पृथ्वी पे जीवन प्रारंभ हुआ। उसके बाद 13.7 बिलियन ईयर, ये हमारा जो आज का जो समय चल रहा है दोस्तों, जिसमें हम लोग जीवन जी रहे हैं, यही है 13.7 बिलियन ईयर्स। तो यही कहते हैं कि पृथ्वी पे जो जीवन है, या बिग बैंग थ्योरी से आज तक हमको पहुंचने में कितना साल लगा? 13.7 बिलियन ईयर्स लगा। और उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे, जो हमारा भविष्य है, वो भविष्य ये है दोस्तों कि 20 बिलियन ईयर्स के बाद पृथ्वी पर जीवन जो है वो समाप्त हो जाएगा। और जीवन समाप्ति के बाद ये जो ब्रह्मांड है वो कोल्ड हो जाएगा, ठंडा। ये अब हम लोग देखते हैं कि पिछले लेक्चर में पीछे हम लोग देखे ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के बाद हम लोग देखे बिग बैंग थ्योरी। अब बिग बैंग थ्योरी के बाद देखते हैं कि इस बिग बैंग थ्योरी से निर्माण किसका हुआ? तो इस बिग बैंग थ्योरी से निर्माण हुआ आकाश गंगा का, ठीक है। क्योंकि देखिए जो कॉन्सेप्ट है, मतलब ये ब्रह्मांड निर्मित हुआ है तो जो अनंत है, ब्रह्मांड तो आपको दूर दूर तक दिखाई दे रहा है, जहां तक खुली आकाश वहां तक ब्रह्मांड ही है। इस ब्रह्मांड में हो गए गैलेक्सी, इस गैलेक्सी के भीतर एक आकाश गंगा में करीब 100 अरब तारे हैं। इन 100 अरब तारों में हमारा एक स्टार और उस एक स्टार के 8 ग्रह, ठीक है। तो ये जो है वो पूरा सिस्टम है। तो सबसे पहले अब अपने सोलर सिस्टम पे, और इस सोलर सिस्टम में जो क्या है, हमारी पृथ्वी। तो इसको समझने से पहले समझना होगा आकाश गंगा क्या है, क्योंकि एकदम से नीचे जाने से पहले आकाश गंगा को समझते हैं। उस आकाश गंगा के बाद जब नीचे आएंगे तो नीचे फिर स्टार को समझेंगे कि तारों का निर्माण कैसे होता है। अगले लेक्चर में हम तारों का निर्माण और फिर सोलर सिस्टम पे आएंगे। अगला लेक्चर एकदम बिल्कुल मस्ट होगा आप लोगों के लिए। अगर कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है तो मेरा पूरा जो सीरीज है, देखिए हम इसीलिए वीडियो भी इसी तरीके से बना रहे हैं कि एक पूरा सीरीज मेंटेन हो। आप पहला लेक्चर देखें और फिर मेरा लास्ट लेक्चर देखें, उसमें सब कुछ एक ही साथ रहेगा, कहीं भी बीच में एक भी वीडियो मिस नहीं होगा। जिस सीक्वेंस में चलेगा उसी सीक्वेंस में सारा का सारा वीडियो मिलेगा। तो खैर आते हैं और आकाश गंगा को देखते हैं कि आकाश गंगा क्या होती है। तो आकाश गंगा जो है वो तारों का एक समूह है, अलग अलग। अब ये तारे अभी आगे आगे देखेंगे। जो तारों का एक समूह, उसी को क्या कहते हैं? आकाश गंगा कहते हैं। एक आकाश गंगा में लगभग कितने तारे हो सकते हैं? तो 100 अरब तारे हो सकते हैं लगभग। इससे ज्यादा ही हो सकते हैं या इससे कम भी, लेकिन बहुत समझ लीजिए कि इतने बड़े अमाउंट में तारे होंगे, आप सोच नहीं सकते हैं, इतना बड़ा है। और ऐसी आकाश गंगाएं कितनी है? तो ऐसी आकाश गंगा ये भी अरबों में है। 100 अरब से ज्यादा ही आकाश गंगा हमारी, जो हमारा ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड में ये घूम रही है। अब ये आकाश गंगा है, ये अभी बताए थे पिछले लेक्चर में कि ये सब क्या है? सब घूम रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है। आकाश गंगा में 100 अरब तारे। कितने प्रकार की होती है आकाश गंगा? तो आकाश गंगा देखिए 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है स्पाइरल या सर्पिलाकार। ये आकार में देखिए दोस्तों, जो सर्पिलाकार जो आकाश गंगाएं होंगी वो आकार में सबसे बड़ी होती है। याद रखिएगा, सबसे बड़ा। अगर पूछ दिया कि निम्न में से कौन सी आकाश गंगा जो सबसे बड़ी होती है, और ऑप्शन में दे दिया सर्पिलाकार, दीर्घवृत्ताकार या अनियमित, या इनमें से कोई नहीं, तो आपका जवाब जो होगा वो होगा सर्पिलाकार। दूसरी तरीके से दूसरा जो है वो इसको कहते हैं एलिप्टिकल कहते हैं। एलिप्टिकल, ये इसका हिंदी में इसको दीर्घवृत्ताकार कहते हैं। और ये जो है वो सबसे चमकीले होते हैं। अगर आपको ब्रह्मांड में आप ऊपर रात में देखते हैं और खूब चमकीले तारे दिखाई देते हैं, तो आप वो समझ लीजिएगा कि वो जो है वो दीर्घवृत्ताकार या एलिप्टिकल आकाश गंगा के, एलिप्टिकल जैसे हैं उस आकाश गंगा के वो भाग हैं। और एक होती है इर्रेगुलर या अनियमित। अब ऐसे तारे आपको भी दिख जाएंगे जो कहीं एक जगह है, कहीं कोई कहीं है, कहीं कोई, एकदम से मतलब बिना कोई स्ट्रक्चर का वो इधर उधर बिखरे रहते हैं, उसको कह दिया इर्रेगुलर, ठीक है। अब आते हैं आकाश गंगा के संरचना को समझते हैं कि आकाश गंगा दिखती कैसी है या आकाश गंगा होती कैसी है। तो आकाश गंगा अभी बताया कि 100 अरब तारों का एक समूह होती है। इस समूह में तारे होंगे कैसे? तो देखिए, एक तो जो आकाश गंगा, ये मान लीजिए कि ये एक आकाश गंगा है, ये आकाश गंगा, और इस आकाश गंगा के केंद्र में आप देख रहे हैं कि हम इस तरीके से डार्क किए हुए हैं। इस केंद्र को कहते हैं बल्ज, बल्ज कहते हैं। ये अगर ना दिख रहा हो आप लोग को छोटा, तो इसको कहते हैं बल्ज कहते हैं। आकाश गंगा के केंद्र को बल्ज कहते हैं। और बल्ज इतना ये डार्क क्यों किए हुए हैं इतना? क्योंकि यहाँ पे तारों का जो संकेंद्रण है वो सबसे ज्यादा होता है। तारे वहां पे सबसे ज्यादा सेंट्रिक होते हैं खूब, इसीलिए ये जो केंद्र है वो खूब चमकता है। तो केंद्र को कहते हैं बल्ज। और इसकी 3 भुजाएं होती हैं, 3। जैसे पंखा आप देख लीजिए, अपने घर में जो पंखा है, आप लोग अभी नजर उठा के पंखा की तरफ देखिए, आपको दिख जाएगा वो। तो पंखा उठाएंगे तो केंद्र में एक मोटर लगा होगा, उसको कह दिया बल्ज। और उसकी 3 जो डैने हैं, उन डैनों को कह दिया 3 भुजा। इन 3 भुजाओं पे भी क्या होता है?
तारे लगे होते हैं, यहाँ जैसे ये छोटे छोटे स्टार बने होते हैं। एक पे जो होता है, अब देखिए इसमें क्या है कि ये परिक्रमा दूर जा रहे हैं, एक दूसरे से घूम रहे हैं, गैलेक्सियां भी घूम रही हैं। तो घूमने के साथ क्या होगा कि वायुमंडल में, जो ब्रह्मांड में जो हाइड्रोजन और हीलियम फैला हुआ, ये सब क्या होगा, घूमने के साथ एक जगह केंद्रित होना शुरू हो जाएगा। आप बाल्टी में पानी लेके उसको गोल गोल घुमाएंगे तो देखिए वो पानी जो है वो केंद्रित होते जाता है, एक जगह वो पूरा केंद्रित। तो इसी तरीके से हाइड्रोजन हीलियम केंद्रित होगा, और केंद्रित होगा तो फिर क्या होगा, उसमें विस्फोट होगा, ठीक बिग बैंग जैसा एक विस्फोट होगा, या वो जो है वो दोनों जो हाइड्रोजन के 4 अणु मिलकर हीलियम का निर्माण करेंगे, और हीलियम का निर्माण होने से क्या हो जाएगा, एक तारे का निर्माण हो जाएगा। तो एक भुजा पे क्या होगा, नए तारे होंगे, जहां तारों का जन्म हो रहा होगा। ये तारों में हम आके देखेंगे जहां तारों का जन्म होगा। दूसरी जो भुजा होगी, उस भुजा में, अब जैसे एक बच्चा है, वो बच्चा पैदा हुआ मान लीजिए कि किशोरावस्था तक, 18 वर्ष तक, तो 18 वर्ष वाला जो तारा है वो मान लीजिए कि वो पहली भुजा पे है। 18 वर्ष से 50 वर्ष वाला जो तारा है वो दूसरी भुजा पर, और जो बूढ़े तारे हो गए हैं, जो अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, या उनके अंदर का हीलियम, जो हाइड्रोजन हीलियम सब समाप्त हो चुका है, जो बूढ़े तारे हैं वो तीसरी भुजा पे रहेंगे। ये होता है गैलेक्सी का एक पूरा स्ट्रक्चर होता है। गैलेक्सी केंद्र में बल्ज और उसकी 3 भुजाएं, एक भुजा पे नए तारे जिनका निर्माण हो रहा है, दूसरी भुजा पे युवा तारे जो अपने चरम काल के अवस्थी में है, और तीसरी भुजा जो होगी वो बूढ़े तारों का। तो हमारा जो सूर्य है वो कहां है, दूसरी भुजा पे है, ठीक है। अब आते हैं कि यहाँ एक फिगर बनाए हुए हैं। पहले ये देख लेते हैं कि हमारी पृथ्वी है कहां, या उससे पहले चलिए उससे पहले देखते हैं हमारी आकाशगंगा कौन है। तो हमारी आकाशगंगा का नाम है मिल्की वे, या इसको मंदाकिनी, या इसको दुग्ध मेखला भी कहते हैं। एक तरीके से आप अगर रात में एकदम खुले आकाश में, अभी गर्मी का दिन आ रहा है, अब तो लोग एसी वेसी लग गया है तो लोग घर में ही सो जाते हैं, कूलर उलर में। नहीं तो पहले जो बचपन में लोग, पहले भी आप अपने दादा दादी या मतलब माता पिता से पूछेगा तो वो लोग छत पे पहले लोग सोते थे। पहले बिजली भी नहीं होती थी इतनी ज्यादा, तो लोग छतों पे सोते थे और रात में तारे गिनते रहते थे। तो वैसे ही, तो उस समय क्या होता था, एक व्हाइट कलर के, गांवों में अभी भी दिख जाएगा, व्हाइट कलर की पूरी एक गंगा नदी, एक नदी जैसे दिखेगा आपको, तारों का संकेंद्रण, ठीक है। उसी को कहते हैं मिल्की वे, मंदाकिनी, या दुग्ध मेखला कहते हैं। वो व्हाइट व्हाइट सफेद सफेद लगेगा। इसका आकार कैसा है दोस्तों, तो ये सर्पिलाकार है। अब सर्पिलाकार जैसे ही बोले तो समझ में आ गई कि ये सबसे बड़ी, मतलब बड़ों में से एक आकाशगंगा जो है वो हमारी है, ठीक है, मिल्की वे। इस पे थोड़ा सा गर्व होना चाहिए कि हमारी आकाशगंगा जो है वो सबसे बड़ी है। इसका व्यास जो है वो 1 लाख प्रकाश वर्ष है। व्यास मतलब इसका जो पूरा का पूरा जो ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो ये जो है वो 1 लाख, पूरा का पूरा 1 लाख प्रकाश वर्ष है। अभी थोड़ा देर पहले आप लोग को बताए कि 1 प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। अब इसमें आप क्या कर लीजिए, 1 लाख से गुणा कर लीजिए, जो आएगा वो हमारे आकाशगंगा का जो है वो व्यास हो जाएगा। एक शब्द लिखा हुआ है एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा क्या है, हमारी आकाशगंगा के सबसे पास का आकाशगंगा है। एंड्रोमेडा जो है हमारी आकाशगंगा के सबसे निकट का आकाशगंगा है, जो कितना दूर है, अब कितना पास है। मान लीजिए कि यहां पे जो है वो मिल्की वे है, मिल्की वे, और ये जो है वो एंड्रोमेडा है, और कह रहा है कि सबसे पास है। तो इस सबसे पास की दूरी जो है वो, जो ये बीच की जो दूरी है, इसकी दूरी है 2.2 मिलियन किलोमीटर। मिलियन किलोमीटर, सोच लीजिए इतना ही पास है। जैसे लग रहा है कि आप अपने घर से निकले और अपने विद्यालय तक चले गए, उतना ही पास लग रहा है जितना पास बोला है, लेकिन दूरी जो है वो 2.2 मिलियन, सॉरी किलोमीटर नहीं है दोस्तों, ये प्रकाश, गलती हो गया, मिलियन प्रकाश वर्ष है। 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष, और 1 प्रकाश वर्ष बराबर इतना होता है। तो ये हमारी आकाशगंगा से संबंधित कुछ बातें। अब आते हैं कि हमारी आकाशगंगा में पृथ्वी है कहां। तो ये है, देखिए ये हमारी मिल्की वे, और ये हो गया इसका बल्ज, ठीक है, ये हो गया इसका केंद्र। केंद्र में जो है वो तारों का संकेंद्रण ऐसा है। अब कैसी है हमारी, देखिए सर्पिलाकार। ये सर्पिलाकार मतलब ऐसे गोल गोल ये घूमते हुए जा रही है। फिर एक यहां से भुजा निकली, ये गोल गोल घूमते हुए जा रही है। फिर एक और भुजा मान लीजिए निकाल लीजिए तो 3 भुजा हो जाएगी। तो इस भुजा में जो पहला राउंड लेगी, तो ये जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा होगा एक छोटा सा बिंदु, यहाँ पे तारों का संकेंद्रण ज्यादा है, यहीं पे एक सूर्य होंगे, और उसी सूर्य से लगता हुआ क्या है, हमारी पृथ्वी है। तो ये अर्थ, बस इसी चीज को हम यहाँ पे निकाल के बाहर आप लोग के लिए ये बाहर बना दिए हैं कि ये पूरा का पूरा एक मिल्की वे में एक भुजा, और उस भुजा पे ये इसमें कहीं सूर्य होगा, और सूर्य के बीच में क्या है, हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी है। तो इस तरीके से हम क्या देखें, हम आकाशगंगा देखें, आकाशगंगा का प्रकार देखें, आकाशगंगा कितने प्रकार की होती है, आकाशगंगा का स्ट्रक्चर देखें, और उसके बाद हम अपनी आकाशगंगा के बारे में 1-2-3 फैक्ट देखें, और फिर देखें कि आकाशगंगा में पृथ्वी कहां बनी हुई है।
आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या देखे दोस्तों? ब्रह्मांड, ब्रह्मांड का एक परिचय, ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ जैसे बिग बैंग थियरी, और उसके बाद गैलेक्सी के बारे में हम लोग जानने का प्रयास किया कि आकाशगंगाएं क्या होती हैं। इस तरीके से आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप यहां तक देख चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में करें, ताकि आप जैसे किसी और आपके दोस्त मित्र या भाई का फायदा हो सके। क्योंकि ये जितने भी कोर्स हैं, ये जो भी हम पढ़ा रहे हैं, ये पेड कोर्स जितना पढ़ा रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि मैं और ऐसे मजेदार वीडियो लेके आता रहूं और आप लोग को ज्यादा से ज्यादा जानकारी देता रहूं। इस यहां तक लेक्चर सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में तारों का परिचय के साथ।